उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का आज दिन है, आज वोटिंग का दिन है और संसद भवन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन पीएम मोदी पहुंच गए हैं, क्योंकि सबसे पहले पीएम मोदी ही मतदान करेंगे, उसके बाद बाकी सांसद एक एक करके अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतदान के साथ ही आज के इस चुनाव की शुरुआत होगी। खास ये आज का दिन बताया जा रहा है, माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी सांसद अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अलग अलग कुछ 3 पार्टियां हैं जिन्होंने मतदान से परहेज किया है, मतदान से किनारा किया है। आज का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प बन चुका है। एनडीए के उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और उधर इंडिया अलायंस ने उम्मीदवार को उतारा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी हैं, बी सुदर्शन रेड्डी। अब ऐसे में सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में ये खास और रोचक मुकाबला आज होना है। हालांकि जो नंबर्स हैं, नंबर गेम कह रहे हैं कि यहाँ एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस को उम्मीद है क्रॉस वोटिंग से, इंडिया अलायंस को फिर भी उम्मीद है, उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं, क्योंकि मतदान से शुरुआत उन्हीं के मतदान से होगी। सबसे पहले पीएम मोदी वोट डालेंगे और आज चूंकि उनका पंजाब का और हिमाचल प्रदेश का भी दौरा है, फिर उसके लिए वो बाहर निकल भी जाएंगे। पंजाब में जो बाढ़ के हालात हैं, हिमाचल में जो बाढ़ के हालात हैं, वहां पहुंचेंगे भी, बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे भी। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संसद भवन में आज के चुनाव की तैयारियों से जुड़ी हुई हैं। अलग अलग सांसदों को आप यहाँ मौजूद देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं 10 बजे से, चूंकि वोटिंग की शुरुआत भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, सबसे पहले वोट डालना, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही साइड के सांसद मतदान करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए तस्वीरों में आपको दिख गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और अब चूंकि 10 बजे का वक्त है, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद में बाकी सांसद एक एक करके अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जो काउंटिंग है वोटों की वो शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगी और जो रिजल्ट है वो देर रात तक आएगा। जाहिर सी बात है कि वोटों की गिनती में भी वक्त लगेगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को उम्मीद है सीपी राधाकृष्णन के जीतने की। ये देखिए पहले से ही जो बाकी सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब पहुंच गए हैं। एक तरफ हैं बी सुदर्शन रेड्डी और दूसरी तरफ हैं सीपी राधाकृष्णन। इंडिया अलायंस भी बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारकर ये बताना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर भरोसा क्यों किया। एक तरफ करप्शन और बाकी चीज़ों को लेकर इंडिया अलायंस का दावा यह है कि कोई पूर्व जज बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं और उन्हें देश के उपराष्ट्रपति पद पर बैठना चाहिए। अब ऐसे में कौन होगा देश का 17वां उपराष्ट्रपति, ये आज देर रात तक मालूम हो जाएगा। जो चुनावी प्रक्रिया है वो बस अब शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलनी है, जिसमें अलग अलग सांसद अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। नंबर गेम जो पलड़ा भारी कर रहा है वो एनडीए का कर रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस फिर भी अपनी तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतार चुका है। जो लोकसभा में और राज्यसभा में कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या है वो 781 की है और जीत के लिए 391 का आंकड़ा चाहिए। 391 यानी कि 391 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन के साथ में ज़्यादा नंबर्स जाते हुए अभी तक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस चूंकि बी सुदर्शन रेड्डी को सामने रखकर ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, साफ सुथरी छवि के एक शख्स अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो बेहतर देश के लिए रहेगा और इसमें क्रॉस वोटिंग से भी उम्मीद इंडिया अलायंस को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान कर दिया है, ये अभी का अपडेट है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और चूंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वोट डालना था, तो अभी का अपडेट ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला है, अपना वोट कास्ट किया है और उसके बाद में एक एक करके बाकी सांसद भी वोट डालेंगे।
हालांकि 3 पार्टियां, नवीन पटनायक की बीजेडी, चंद्रशेखर राव की बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से अलग रहने की बात कही है। जीत के आंकड़े में अब थोड़ा बदलाव जरूर हो गया है। इन 3 पार्टी के जो कुल मिलाकर 12 सदस्य हैं वो संसद में मौजूद रहते हुए भी वोट नहीं करने वाले हैं, यानी कि सांसद जरूर है लेकिन अपने मत का इस्तेमाल वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं करेंगे। अब कुल मिलाकर जो सांसदों की संख्या है वो 669 हो गई है घटने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया है। 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा ये आज देर रात तक मालूम होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने पहले भी कहा, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट से ही आज के इस चुनाव की शुरुआत हो गई है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, दोनों ने ही अपने अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं और अब जो नंबर का गेम है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोकसभा में क्या है आंकड़ा, राज्यसभा में क्या है आंकड़ा। कुल मिलाकर जीत के लिए 385 सांसदों का समर्थन चाहिए जीतने वाले कैंडिडेट को। कुल मिलाकर जो अब सांसदों की संख्या है वो 669 की हो गई है, क्योंकि 3 पार्टियां वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही हैं। एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल मिलाकर 425 सांसद हैं। इसके साथ ही वाईएसआर ने भी एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन को समर्थन दिया है। अब एनडीए के पास कुल मिलाकर 436 सांसदों के वोट होंगे। आंकड़ों में देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि कुछ सांसदों को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है कि वो किसके साथ में जाते हैं, और इन्हीं सांसदों से उम्मीद इंडिया अलायंस को भी है कि क्रॉस वोटिंग होगी तो शायद हो सकता है बी सुदर्शन रेड्डी को जीत मिल जाए। हालांकि अलग अलग तरीके के कयास हैं जो कि लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की जो संख्या है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लिए जो वोटों की गिनती है वो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा कम दिख रही है, और जो नंबर है वो जाता हुआ एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। लोकसभा में और राज्यसभा में जो नंबर्स हैं वो कुल मिलाकर एनडीए के पास हैं। 781 कुल सदस्यों की संख्या अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को हम काउंट करते हैं तो, और जिस तरीके से एनडीए दावा कर रहा है 436 वोट मिलने की उम्मीद है, और बहुमत के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा 391 की ज़रूरत है, जिसमें 436 तो कहीं ज़्यादा है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती है तो 3 पार्टियां यहाँ वोटिंग से किनारा करने की बात कहती हैं, जहाँ पर बीजेडी के पास 7 सांसद हैं। इसी तरीके से भारत राष्ट्र समिति के 4 सांसद हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि वो मतदान से दूर रहेंगे। अकाली दल भी वोटिंग से दूर रहने की बात कर रहा है। 3 दल जो कि वोटिंग से दूर रहेंगे, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जिसके 11 सांसद हैं वो नॉन इंडिया ब्लॉक पार्टियों का समर्थन करेगी, यानी कि एनडीए की स्थिति को वाईएसआर कांग्रेस मजबूत कर सकती है। तो इसी तरह का कुछ खेल है। कुछ पार्टियां जो कि एनडीए के साथ जा सकती हैं एनडीए का हिस्सा ना होने के बावजूद, और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि वोटिंग से किनारा कर रही हैं। इसीलिए ये जो खेल है ये बड़ा दिलचस्प आज का हो गया है। ये जो चुनाव है आज का ये बड़ा दिलचस्प और रोचक रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। संसद भवन पहुंचे एकदम तय समय के मुताबिक और अपने मत का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन, उन्हें एनडीए ने बहुत सोच समझकर अपना कैंडिडेट घोषित किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं, तमिलनाडु के बीजेपी के पुराने नेता हैं, और इस बार साउथ पर चूंकि ज़्यादा फोकस बीजेपी करना चाहती है। राधाकृष्णन अगर चुनाव जीतते हैं तो वो तमिलनाडु से तीसरे राष्ट्रपति होंगे, माफ कीजिए तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। उनसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वेंकटरमन उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, और साउथ से ये चेहरा चुनना बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ चुनावों में जिस तरीके से साउथ को तवज्जो दी जाती है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दक्षिण भारत के दौरे पर रहते हैं तो उसके पीछे इक्वेशंस कई अलग अलग तरह की नजर आती हैं। अब अगर सीपी राधाकृष्णन जीतते हैं तो वो साउथ से आने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति कहलाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी भी सीपी राधाकृष्णन को माना जाता है। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी उनके नाम की दावेदारी ज़्यादा मजबूत नजर आई। सीपी राधाकृष्णन एक तरफ हैं, दूसरी तरफ हैं बी सुदर्शन रेड्डी। दोनों ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग हो गई है शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मत का इस्तेमाल किया है। उन्होंने वॉकआउट का फैसला किया है। एनडीए की विजय सुनिश्चित है। सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति होंगे। शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते हुए कि सीपी राधाकृष्णन ही देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 17वें उपराष्ट्रपति के लिए ये आज का चुनाव हो रहा है, जिसमें सभी सांसद अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। हमने ये भी आपको बताया था कि क्या तैयारी है इस चुनाव को लेकर। एक तरीके से मॉक ड्रिल हुई थी और ये बताया गया था कि कैसे अपने मत का इस्तेमाल करना है, कहीं कोई गलती कोई खामी ना रह जाए, वोट ज़ाया ना चला जाए। इस बात की तैयारी खुद एनडीए ने भी की थी, इंडिया अलायंस ने भी की थी, ताकि उनके जो सांसद हैं वो सही तरीके से जो वोट है वो डाल सकें, वोट का इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोटिंग की है आज होने वाले इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। दोनों ही चेहरे मजबूत और अपने अपने तरीके से प्रभावशाली भी हैं, चाहे वो सीपी राधाकृष्णन हो, फिर चाहे वो बी सुदर्शन रेड्डी हो। ऐसे में बीजेपी भी बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखते हुए और सीपी राधाकृष्णन के नाम का चुनाव करते हुए, लेकिन उधर इंडिया अलायंस ने ऐसा नहीं है कि इस नाम को स्वीकार कर लिया हो। उन्होंने अपनी तरफ से विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन जो नंबर हैं, नंबर इंडिया अलायंस के पास काफ़ी कम है। जिस तरीके से हमने आपको बताया, जब 3 पार्टियां वोटिंग से किनारा कर रही हैं तो 385 सांसदों का समर्थन चाहिए, लेकिन यहाँ जो इंडिया अलायंस है उसके पास 324 ही वोट हैं और ऐसे में जीत से काफ़ी ज़्यादा दूर विपक्षी उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी चमत्कार की उम्मीद शायद इंडिया अलायंस को है, या फिर ये कह लीजिए कि सीधे सीधे निर्विरोध वो जो ये चुनाव चाहते नहीं थे, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उतारा गया, तो इधर बी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारकर विपक्ष ने भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि वो भी यूं ही हार नहीं मान रहे हैं, वो अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। साथ ही जो अलग अलग तरीके से इक्वेशन बिठाने की कोशिश होती है वो एनडीए ने भी की है, वो विपक्ष भी ने भी की है कि उनके कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाए, उनके कैंडिडेट को जीत दिलाने में मदद नेताओं की रहे, सांसदों की रहे। इस तरह की कोशिश दोनों ही तरफ से हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो नंबर हैं, जो जादुई आंकड़ा है, वो एनडीए के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सीपी राधाकृष्णन या फिर बी सुदर्शन रेड्डी, कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, ये आज देर रात तक साफ हो जाएगा। अभी चूंकि सुबह 10 बजे से शुरुआत हो गई है वोटिंग की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे और सबसे पहले अपने मत का इस्तेमाल किया है। बैलेट पर प्रत्याशी का ये चुनाव होना है और बहुत सावधानी पूर्वक, किसी भी तरीके से गलत ना हो, क्योंकि अगर गलत होगा वोट तो वो अमान्य माना जाएगा। और इसीलिए एक तरीके से ये सिखाया गया था, ये बताया गया था इंस्ट्रक्शंस के साथ में कि कैसे आपका वोट जो वैल्यू रखता है उसकी वैल्यू ठीक रहेगी, आप अपना वोट खराब ना करें। हर सांसद को विशेष पेन दिया जाएगा, बैलेट पर प्रत्याशी का चुनाव करना है। इसमें सावधानी बरतने के लिए भी सांसदों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए, क्योंकि अगर वोट गलत हो जाता है तो फिर वो अमान्य हो जाएगा। इसीलिए कल इसको लेकर सांसदों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से आपको अपने मत का इस्तेमाल करना है। और आज वो दिन आ गया है जब देश के 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है। एक तरफ सीपी राधाकृष्णन है, दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी हैं। इंडिया अलायंस भी अपनी तरफ से जोर लगाने वाला है, कोशिश करने वाला है कि उनके कैंडिडेट की जीत हो, लेकिन ये एकदम क्लियरली साफ हो गया है। मतलब अभी का जो नंबर है, नंबर जो ज़रूरी है जीत के लिए, वो एनडीए के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। कैसे होगा मतदान वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
क्या कुछ खास तैयारी रही आज की वोटिंग को लेकर, ये भी हमने आपको कल दिखाया। सांसदों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। उधर एनडीए की तरफ से कोशिश थी कि एनडीए से जुड़े हुए सांसद हैं जो वो सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट डालें और सीपी राधाकृष्णन को जिताएं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की भी ये ट्रेनिंग रही, ये कोशिश रही कि वो अपने सांसदों को ये बताएं कि किस तरीके से वोट डाला जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जो अलग तरीके से वोट डाले जाते हैं उसी तरीके से ये उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट है और इस वोटिंग के लिए अलग अलग सांसद हिस्सा लेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस से ये दो खास मेहमान आज जुड़े हैं। राम कुमार जी मेरे साथ में है बीजेपी के नेता के तौर पर, अंश वत्स मेरे साथ में है कांग्रेस के नेता के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज़ इंडिया पर स्वागत। बड़ा खास दिन आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। सबसे पहले राम कुमार जी आप ही से पूछ लेती हूँ, जो नंबर गेम है वो अभी एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि सीपी राधाकृष्णन मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। जी हाँ, नंबर 445 और 330 में काफी अंतर है। कुछ भी हो, सीपी राधाकृष्णन की ही जीत है, आपने दिखाया। और वहां पर कितने भी अगर कुछ वोट गड़बड़ भी हो तो काफी 100 सीटों का फर्क है, इसमें अंतर है। और आप वाईएसआर रेड्डी ने भी सपोर्ट कर दिया है, बाकी 3 पार्टियों ने बाहर रहने का कार्य किया है, तो एक तरफा ही है। फिर भी जो प्रक्रिया है, चुनाव में हर किसी को लड़ने का अधिकार है, उपस्थिति करने का, तो विपक्ष कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। ठीक है। हालांकि बीजेडी ने, बीआरएस ने, अकाली दल ने इस वोटिंग से किनारा किया है, लेकिन हाँ वाईएसआर कांग्रेस ने जरूर एनडीए के पक्ष में जाने की बात कही है। ये जो नंबर गेम है ये अभी तक पलड़ा भारी दिखा रहा है एनडीए का। अंश वत्स जी, फिर भी इंडिया अलायंस ने अपना कैंडिडेट भी उतारा और मुझे लगता है हर जुगत हर कोशिश रहेगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग से शायद उम्मीद है। देखिए, आज हो रहा उपराष्ट्रपति चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए महज एक नंबर गेम हो सकता है या फिर वो शायद एक उनके लिए एक महज आम चुनाव हो सकता है, लेकिन ये एक विचारधारा की लड़ाई है जिसमें संविधान और संविधान बचाने की लड़ाई है, हम लोग लड़ रहे हैं। और ये जो पूरी लड़ाई है दो उसमें बटी हुई है, एक संविधान की और एक दूसरी है मनुस्मृति की। ये चुनाव ये बताएगा कि ये देश जो है वो लोकतंत्र के मंदिर से चलेगा या फिर आरएसएस की शाखा से चलेगा। तो ये चुनाव जो है इसको हम विपक्ष जो है विचारधारा की लड़ाई मान के चल रहे हैं। बीजेपी शायद अपने लिए रिमोट कंट्रोल ढूंढ रही हो जो कि शायद अमित शाह और मोदी जी की बात का समर्थन करे, लेकिन मैं यहां पे बताऊं विपक्ष जो है इसको नैतिकता और विचारधारा की कसौटी पर तोलने का जो है काम कर रहा है। आज देश ये पूछना चाहता है कि 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर, लेकिन आज भी देश के अंदर कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये है कि उनका इस्तीफा क्यों हुआ, मेन वजह क्या थी, ये चुनाव जो इस देश के ऊपर क्यों थोपा गया, ये सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा कि जब उनका इस्तीफा हुआ उसके बाद से बीजेपी उनसे खफा क्यों है, ये सवाल आज पूछा जाएगा। जिनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने बहुत प्रयास किए हैं और जिसका उन्होंने कोशिश किया कि ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं गुमनाम हो जाए, लेकिन ना ही ये सवाल गुमनाम होने वाले हैं। प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा सर माइक थोड़ा पीछे कर लो। तो यार क्या पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से there will be cross voting. I don't know सर, अगर आप what is जीतते हैं cross तो फिर voting. क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं आपको ना लेकर उसका। होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई, अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? थैंक यू, कहना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू। जो कह रहे हैं जीत को लेकर आश्वस्त हैं, सीपी राधाकृष्णन भी इसी तरह का दावा कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद और जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसमें अंतरात्मा तो अपनी जगह है, इसमें पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। तो जस्टिस सुदर्शन इज द नेशन कैंडिडेट, देश के कैंडिडेट हैं, राष्ट्र के कैंडिडेट हैं और हमें पूरा उम्मीद है राष्ट्र जीतेगा।
आप काफी होपफुल हैं। वी आर जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हम लोग पूरी तरह से उम्मीद। कौन होगा उपराष्ट्रपति, इसके लिए तो रात तक का इंतजार करना होगा, लेकिन आप सब लोगों का जो कोऑपरेशन इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आप सब लोगों के आभारी हूं। आपके उम्मीदवार कह रहे विपक्ष में जो वो कह रहे हैं कि उनकी जीत होगी राधा कृष्णन जी की। वो और क्या कहेंगे, मेरी जीत होगा वो कहेंगे क्या? ये भी कोई सवाल है क्या? नहीं, आप क्या कहेंगे सर? व्हाट इज योर होप? कितने होपफुल हैं? आई एम मोर देन होपफुल दैट आई एम गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। आपने पिछली बार बातचीत में कहा था कि आपकी जीत होगी, अगली बार जब आप बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति से बात करेंगे, हमसे बातचीत। हाँ, बिल्कुल बात करेंगे, वो तो कल बात करेंगे ना। चलिए, थैंक यू। DRS सर abstain कर रही है, आपके अपने स्टेट के आप सर आज के दिन एक सवाल का जवाब दे दें। जो आप लगातार कहते रहे कि संविधान की लड़ाई को आपने लंबे समय तक लड़ी है, आज के दिन क्या कहेंगे? वही बात करूंगा, उसी के लड़ाई है, वो बिल्कुल जारी रहेगा। माय जर्नी हैज बिगन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। लालू जी से मिलने को लेकर अरे छोड़ो सा बनाया जा रहा है, बोला आपने, बोला ऑर्डिनरी मैन है, बनाने का है बनाओ। सर BRS ने एब्सटेन करने की घोषणा की है, उसके बारे में मत कुछ कहें। रेड्डी अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उधर प्रमोद तिवारी भी ये कहते हुए नजर आए कि जो सपोर्ट मिल रहा है उससे तो हम पूरा ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी ही जीतेंगे। देश का सवाल है और देश को ऐसा ही उपराष्ट्रपति मिलना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, चंद मिनट पहले की कह सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। उपराष्ट्रपति कौन होगा ये तो देर रात तक साफ हो जाएगा, लेकिन हाँ जो नंबर्स हैं वो फेवर में जाते हुए एनडीए के नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हमने सुना भी बी सुदर्शन रेड्डी, वो ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि ये चुनाव वही जीतने वाले हैं। अब जिस तरीके से जो तैयारियां थी, दोनों ही तरफ के सांसदों को ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको वोट कैसे करना है, क्या गलती हो सकती है जिससे वोट खराब हो जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ मेरे साथ में जो दो खास मेहमान जुड़े हैं, राम कुमार जी कह रहे हैं कि वोट अगर खराब भी होता है तो भी ये नंबर इतने ज्यादा हैं कि जीत में किसी भी तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, यानी हम फुल मेजॉरिटी के साथ में जीतेंगे। अंशुवत जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो नंबर्स हैं वो तो एनडीए के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, फिर कैसे लग रहा है इंडिया अलायंस को कि बी सुदर्शन रेड्डी जीत सकते हैं? खुद उन्हें भी लग रहा है? देखिए, मैंने आपको जैसे अपनी पिछले वक्तव्य में बताया कि हम लोग इसको विचारधारा की लड़ाई मानते हैं, इस वजह से हम लोग आश्वस्त हैं। हम ये मानते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वक्तव्य में माना कि बीजेपी इसको शायद अपना नंबर गेम मानती है कि हम लोग जो है यहाँ से तोड़ सकते हैं, यहाँ से इतना कर सकते हैं, इसको जोड़ के ला सकते हैं। इस वजह से वो पूरे कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि उनको अपने लिए रिमोट कंट्रोल चाहिए। लेकिन हमने जैसे बताया कि हम लोग संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तोड़ने मरोड़ने की जरूरत है क्या? मतलब कहीं से तोड़ने की जरूरत है क्या? वैसे ऑलरेडी नंबर्स हैं उनके पास में, मैं ये पूछ रही थी। आज वो बैसाखी की सरकार चला रहे, आप क्या बात कर रहे हैं? आज वो बैसाखी की सरकार चला रहे, पहले आपने कभी उनको इतने बौखलाहट में देखा कि खुद जो है अमित शाह जी को जो है बौखलाहट में जो है उनके ऊपर बयान देना पड़ता है, उसके बाद खुद रिटायर्ड जज जो है उनको लेटर लिखते हैं। आज उनकी बौखलाहट नहीं तो ये क्या है? खुद बीजेपी को आज इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है उनके ऊपर, ये बौखलाहट नहीं तो क्या है कि बाद में उनको बार बार जो है मुखी खानी पड़ती, उनको आईना दिखाते हैं सब लोग। ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है? सच्चाई वो भी जानते हैं। सच्चाई ये है कि पूरा देश जब विचारधारा की लड़ाई होती है तो सब लोग संविधान को चुनते हैं, मनुस्मृति को कोई नहीं अपनाता है। आप किसी के पास भी जाएंगे तो सब लोग संविधान को स्वीकार करेंगे। आज उनको पता है कि बैसाखी की सरकार चल रही है, इतनी आज जो बौखलाहट उनको आपने पहले के कभी उसमें नहीं देखी थी। आज उनको पता है कि आज उनको हर जगह से जो है साथ में लाने की जरूरत है। लेकिन वो आंध्र प्रदेश जाते हैं, आंध्र प्रदेश में उन्होंने जज रहे हैं, फिर वो साथ में सुप्रीम कोर्ट के भी रहे हैं, वो मुख्य न्यायाधीश भी रहे, गुवाहाटी में हाई कोर्ट में वो लोकपाल भी रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि उनके संविधान को लेकर चलने की एक बहुत मजबूती की लड़ाई रही है। उनको ये दर्शाता है कि उन्होंने किस आप कह रहे हैं नंबर नहीं है तो विचारधारा की लड़ाई है। राम कुमार जी, विचारधारा की इस लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अंश जी तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, इनफैक्ट बी सुदर्शन रेड्डी खुद कॉन्फिडेंट थे। वो ये कह रहे हैं मीडिया पर्सन से कि कल उपराष्ट्रपति का चुनाव जब हो जाएगा तो आप उपराष्ट्रपति से बात करेंगे। देखिए, उनकी बातों में तो सब मीडिया में बने रहना और मीडिया से वोट पाने की अपेक्षा रखते हैं,
पर आज का विषय होना चाहिए कि विरोधी पक्ष नेता कहाँ है, वो वोट करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपने, हमारे प्रधानमंत्री ने तो वोट किया, जो प्रधानमंत्री के दावेदार है विरोधी पक्ष नेता, वो वोट करने आ रहे हैं कि नहीं, वो कहाँ है। ये हमारे मीडिया को देखना चाहिए, दिखाना चाहिए कि जब खुद के खड़े के उम्मीदवार के लिए मतदान के लिए उपस्थित है या नहीं है, कहाँ है, उनकी शोध होनी चाहिए, कहाँ गायब है वो। नहीं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ तो एक तरफा है। अब आंध्र प्रदेश की बात की, वाईएसआर रेड्डी का आप ही ने दिखाया कि 11 लोग वहां आ रहे हैं और 4-4 की 3 पार्टियां भी जो अकाली और ये नहीं दे रहे, तो फिर इतना कहाँ से कोई वोट चोरी करके लाएंगे क्या लोग? पहले बताइए किसके बारे में करके लाएंगे रचना जी? आप बताइए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज का मेरा सवाल है न्यूज इंडिया पर कि राहुल गांधी कहाँ है? वोट करने पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। जो अभी की डिटेल आ रही है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और आपने कहा कि जो खुद को प्राइम मिनिस्टर के पद का दावेदार बताते हैं विपक्ष की तरफ से, वो कहाँ है? तो राहुल गांधी अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन अगर पहुंच भी जाएंगे तो नंबर गेम क्या कह रहा है राम कुमार जी? नंबर गेम तो हमारे तरफ ही है। 445 प्लस 11 वाईएसआर प्लस 3 लोग बाहर गए हैं, तो भी एक तरफा ही है। और उतने हमारे सदस्य खुद के हैं, 304 और 141 राज्यसभा में, तो ये एक तरफा ही है। इसमें कोई खेल करने की जरूरत नहीं है। खेला तो इनको करना है और झूठ में इन लोग जीत हासिल कर रहे हैं। ठीक है, शाम तक देख लेंगे। आप कह रहे हैं कि खेला करने की जरूरत पड़ेगी, वो उल्टा आप पर कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने का जो हुनर है वो बीजेपी के पास में है। और हुनर क्या, हमारे पास राज्यसभा में 141 है, लोकसभा में 304 है, तो उसमें कौन सा हुनर दिखाना है? हमारे सांसद खुद के हैं, अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। और हम लोग मीडिया में नहीं, मीडिया के बैक में हमारे जो हम लोग मीटिंग लिए हैं और उनको सारा चीज का जीएसटी मीटिंग के समय सब सिखाया गया, पढ़ाया गया, बोला गया, और हर समय देख रहे हमारे में फुट तो हुई नहीं कभी। ठीक है, अंशवश जी वो कह रहे हैं हमें कहीं से तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे तो खुद के सांसद हैं, फिर हमें क्यों यहाँ वहां से वोट इकट्ठा करना पड़ेगा। पर आपके पास क्या है? देखिए रचना जी, सच्चाई ये है कि ये कितना भी नंबर गेम की बात करें, हम तो पिछले 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब से सुन रहे कि एनडीए एक साथ है। क्या हुआ? हर बिल पे इनको मुक्की खानी पड़ती है, हर बिल पे इनको जो है पूरा मशक्कत करनी पड़ती है। सच्चाई क्या कि हर मुद्दे पे इनको जो है यूटर्न लेना पड़ता है। फिर चाहे वो बात हो जीएसटी, पिछले 8 साल से कह रहे महंगाई है नहीं, जीएसटी पे अब राहत देनी पड़ रही है, इनको लैटरल एंट्री पे यूटर्न लेना पड़ रहा है, हर मुद्दे पे तो उनको यूटर्न लेना पड़ रहा है। तो ये कौन से नंबर गेम की बात कर रहे हैं? और बेशक एक छोटा सा चुनाव और रहा था अभी कुछ समय पहले की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, वहां पे एक अमित शाह जी के थे, संजीव बालियान जी, दूसरे राजीव प्रताप रूडी जी थे। क्या हुआ? अमित शाह जी का वहां पे खेला हो गया वहां पे, तो जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बेशक वो छोटा चुनाव था लेकिन वहां पे स्पष्ट रूप से दिख गया। तो ये नंबर गेम की बात जो है वो एकदम एंड रिजल्ट जब आता है तब इस पे ज्यादा चर्चा करने की बात होती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल पूछे थे, आपने बेशक उनको बता दिया कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं वोट करने के लिए, लेकिन आप जो राहुल गांधी जी पे सवाल पूछे कि राहुल गांधी जी कहां है, आज मैं आपके मन से सवाल पूछता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि वो बताएं कि मोदी जी कहां थे जब पंजाब में बाढ़ आ रही है, वो बिहार में जाके आंसू बहा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि मोदी जी कहां थे जब पहलगाम का हमला हुआ, बिहार में जाके चुनावी रैली कर रहे थे। मैं पूछूंगा मोदी जी से कि मोदी जी मणिपुर जब जल रहा था, मोदी जी वहां पे कहां थे? वो बिहार, वो जब विदेश में यात्रा कर रहे थे। मैं मोदी जी से सवाल पूछूंगा आपके माध्यम से कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, जब बंगाल में जो है जल रहा था, मोदी जी विदेश यात्रा करने पे क्यों चले गए थे? ये सवाल मैं पूछूंगा कि जब जब देश में जो है आपदा आती है, जब जब देश मुसीबत में होता है, मोदी जी विदेश यात्रा, ये चुनावी रैली में क्यों चले जाते हैं? आपके माध्यम से मैं भी सवाल पूछूंगा। सवाल तो आपने पूछ लिए, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने अभी राम कुमार जी को कहा ना, थोड़ी देर में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, वोट का इस्तेमाल करेंगे, वोट करेंगे। ऐसे ही मैं आपको भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब और हिमाचल का दौरा भी है। अंश नहीं, पंजाब हिमाचल का दौरा है, ये बात को मैंने बिल्कुल भी उसको वो नहीं किया। पर मैंने एक सवाल इनसे पूछा कि जब मोदी जी चीन की यात्रा से आए, सबसे पहले उनका कर्तव्य ये होना चाहिए था कि वो इस देश को ये बताएं कि चीन की यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ। जब मोदी जी चीन की यात्रा से आए तो मोदी जी को सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए था कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई है, इन सभी जगहों पे जाके जो है उनको विजिट करना चाहिए था, ना कि बिहार में जाके आंसू बहाने चाहिए थे। ये सवाल जो है पूरा देश पूछना चाहता है।
वो बेशक वो जाए, अब तो पूरा देश उनसे पूछ रहा है। क्या हुआ, अमित शाह जी का एक वीडियो हम सबने देखा था कि वो जो है एक जगह पे जाते जहां पे बाढ़ आई हुई थी, वहां पे पीड़ितों से मिलने के लिए, वहां पे कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं था। एक हमने वीडियो देखा था, आप सबको याद है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप एक फेक स्क्रिप्ट के साथ जब लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप मन में श्रद्धा भाव के साथ जाएंगे लोगों के बीच में तो उसको लोग स्वीकार करते हैं। सबको पता है मोदी जी का जब कर्तव्य होता है कि मोदी जी आते राहत पीड़ितों से मुलाकात करते, तो वो बिहार में जाके आंसू क्यों बहा रहे, ये सवाल जब देश पूछेगा। वो बेशक आज जा रहे हैं, इस बात को ठीक है, मैंने आपकी बात को स्वीकार किया, लेकिन ये सवाल जब सब लोग पूछेंगे कि जब पहलगाम का हमला हुआ तो आप बिहार में जाके चुनावी रैली को काहे संबोधित कर रहे थे। आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए था कि आप पहलगाम जाते, आप पहलगाम पीड़ितों से मुलाकात करते। ये सवाल सब लोग पूछेंगे। जब मणिपुर जल रहा था उस समय पे आपने जो है विदेश की यात्रा चुनना जो है प्रेफर कर रहे थे, लेकिन मणिपुर पिछले 2.5 साल से जलता रहा, आप मणिपुर का नाम तक नहीं ले पाए थे। ये सवाल आज सब लोग पूछेंगे। जब दिल्ली में दंगे हुए, बंगाल में दंगे हुए, सब जगह पे जब दंगे होते हैं, आप विदेश की यात्रा पे काहे मुंह छुपा के भाग जाते हैं, ये सवाल देश पूछेगा। ठीक है, आपने बहुत से सवाल पूछ लिए और इन सवालों का जवाब राम कुमार जी से मैं लूं, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने अलग अलग राज्यों का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर नहीं गए, और कौन कांग्रेस की तरफ से कौन गया? राहुल गांधी गए क्या? मणिपुर में जब मणिपुर जला, राहुल गांधी जी सबसे पहले थे, वो गए थे। मणिपुर से हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी की थी और उसके अलावा भी वो वहां पे पीड़ितों से मुलाकात करने गए थे। वहां पे दोनों समुदाय से उन्होंने अलग अलग समय पे मुलाकात भी की थी, जिसको वो बार बार रोकने का प्रयास कर रहे थे बीजेपी के लोग। दिल्ली में जब दंगे हुए थे उस समय पे भी हमने राहत पीड़ितों से मुलाकात की थी। आपको याद होगा जब पहलगाम का हमला हुआ तो कोई नहीं गया था, राहुल गांधी जी इकलौते थे जो वहां पे पहलगाम के पीड़ितों से मुलाकात करने गए थे। वो आपको याद होगा करनाल में जो है हमारे पहलगाम के जो शहीद हुए थे उनसे मुलाकात की। कानपुर में शुभेंदु उनसे परिवार वालों से मुलाकात की। आप कहीं पे भी चले जाइए, अभी पंजाब हिमाचल उत्तराखंड, पंजाब हिमाचल उत्तराखंड पे भी सबसे पहली बात है हमारी वहां की जो टीम है वहां के पंजाब में, वहां पे वो हम लोग कर रहे हैं। हमारे आपको याद होगा, आपको विजुअल से दिखाने भी चाहिए कि सुक्खू जी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है वो सड़क पे आज उतरे हुए हैं, वहां पे वो खुद राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार है। दिखाया है। लेकिन चूंकि आपने सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पूछा ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी भी हर जगह जा रहे हैं क्या? आपने राहुल गांधी वाले सवाल पर कह दिया कि टीम जा रही है, मैंने तो वहां के मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जवाब नहीं, मैंने सुन लिया, मैंने आपको जवाब दिया। पहलगाम का मैंने आपने बता दिया, मणिपुर बता दिया, आपने जम्मू कश्मीर बता दिया, मैंने सुन लिया। अब मैं पूछ लेती हूँ राम कुमार जी से ही। राम कुमार जी, विपक्ष को ऐतराज है पीएम मोदी के विजिट की टाइमिंग को लेकर। देखिए, ये वही चाहते हैं जो इनकी आज के एलओपी है। उस समय जब चाइना से एग्रीमेंट के, आज तक बताया नहीं कि क्या एग्रीमेंट का क्या अधिकार था। 9 अध्यक्ष थे कांग्रेस के, सोनिया गांधी थी साथ में, वहां हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कहाँ थे। और दूसरी बात कहते हैं, हमेशा ये जय शाह की बात करते हैं, अध्यक्ष होने जाए। राजीव शुक्ला कौन है, उपाध्यक्ष है कि नहीं, उसकी बात कभी नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं फेक इंडस्ट्री, झूठ बोलना और जोर से बोलना। ये जोर से और झूठ बोलने से वोट नहीं मिलेगा। हमसे तुमसे बड़ी नेता जनता है हर्ष जी, ये मीडिया में खाली प्रचार बोलने से वोट नहीं मिलेगा। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता चाहिए, जमीनी स्तर की टीम चाहिए। जब इनसे आपने सवाल किया तो हमारे स्थानिक कार्यकर्ता बता दिया, और हमारे पर बात आई तो सिर्फ मोदी जी चाहिए। अरे हमारे पास भी विदेश मंत्री है, गृह मंत्री है, राज्य मंत्री है, सबका कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। आपकी जैसे लाइट लगा के चमकने वाली बात हम लोग नहीं करते। हम नेचुरल जहां वैसे रहते हैं, नेचुरल काम करते हैं। अब दिखता है आपको कि 445 वोट है, उसके बाद भी आपको वोट चोरी न जाए, वोट चोरी करने की आपको है, कर लीजिए वोट चोर, हरा दीजिए। राम कुमार जी, लाइट तो आप हमेशा करते हैं, देश के साथ करते हैं। राम कुमार जी, लाइट क्या आप सिखा रहे हो हम तुमको सोशल मीडिया? आपने क्यों कहा बातें बताने लगे? अभी आप कह रहे हो कि पहलगाम में जाके राहुल गांधी मिले, किससे मिले, कौन था सिंगल व्यक्ति? राम कुमार अभी मैं कहूंगा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लाइट लगाकर कौन चमकता है? कहूंगा कि कौन व्यक्ति था जिससे अकेले से भाई बहन मिल के आए? लाइट लगाकर कौन चमकता है? घोड़े उससे मिलके आए, बाकी लोगों से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले भाई? मिलना तो सबको है, सबसे अधिकार है, आपका एलओपी है। आपको एक ही चीज दिखता है और हमको बोलना पड़ता है। विशेष समुदाय या वो ये आप बुलवाते हो झूठ बोल के।
ठीक है, एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन, दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी। दोनों को ही अब आमने सामने आज के दिन देखा जाएगा, क्योंकि कुछ पक्ष में वोट डालेंगे एनडीए के सांसद, कुछ उधर इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो वोट डालेंगे। लेकिन जो जीत का पलड़ा है वो किसका भारी रहेगा? 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। उसके बाद में करीब 6 बजे से वोटिंग के बाद में मतदान जो हुआ है उसकी काउंटिंग होगी। यानी काउंटिंग के बाद में देर रात तक ये साफ हो जाएगा कि देश में 17वें उपराष्ट्रपति के तौर पर कौन इन दोनों में से चुना गया है। हालांकि जो नामों का चुनाव है अंश जी, वो बहुत सोच समझ कर किया है, एनडीए ने भी और इंडिया अलायंस ने भी। नहीं, हमने तो पूरा सोच समझ के किया है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर की जब बात आती है तो वो एक पवित्र स्थान है। तो उस पवित्र स्थान में जो संविधान के रखवाले हो, जो संविधान की समझ परख रखने वाले हो, जानने वाले हो, ऐसे व्यक्ति को अगर हम उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आगे करते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, तो वो बेशक बहुत बहुत सादगी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत परिपक्व तरीके से जो है वो संविधान की वहां पे रक्षा कर पाएंगे, ये हमारा ऐसा मानना है। आप सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे ज्यादा बेहतर संविधान को जानने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं? जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश रहे हो, उनसे ज्यादा संविधान को समझने वाले जो है कौन हो सकते हैं? उनको रूल्स की एक रूल की जो है समझ वहां पे है। तो इस वजह से हम लोग, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो पूर्व में हमारे रहे थे जगदीप धनखड़ जी, वो किस प्रकार से जो है मोदी जी के सामने नतमस्तक होते थे, मोदी जी के सामने झुके रहते थे, ये सबने देखा है। अभी उनके सीपी राधाकृष्णन जी हैं, आप सबने देखा कि जिस प्रकार से जब उनका अनाउंस किया गया था नॉमिनेशन, तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ बिलव्ड, रिस्पेक्टेड मोदी जी, बिलव्ड बिलव्ड बिलव्ड, यही वो कंटे पे रह गए थे। लेकिन जब आप देखेंगे बी सुदर्शन रेड्डी जी को, तो कहीं पे भी जाते तो संविधान को साथ में लेके चलते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो, ये मैंने अपने पिछले वक्तव्य में जो बात की थी, इसलिए मैंने कही थी कि ये सवाल आज पूरा देश जो है देख रहा है और पूछ रहा है कि क्या ये देश जो है बिलव्ड 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 से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? क्या ये देश जो है आरएसएस की शाखा नागपुर से चलेगा या फिर ये देश जो है लोकतंत्र के मंदिर से चलेगा? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। और एक आखिरी बात मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बात कही थी उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे इतने सारे गिनाए, आपको याद होना चाहिए जब राहुल गांधी जी पहलगाम पे जाते तो वो गुरुद्वारे में भी जाते, गुरुद्वारे पे जो जहाँ पे हमला हुआ था उस गुरुद्वारे पे भी वो जो बात जाते हैं, वो पुंज भी जाते हैं, जिस पुंज का मोदी जी अपने 22 मिनट के भाषण में जिक्र तक नहीं करते हैं, उस पुंज में भी राहुल गांधी जी जाते हैं। राहुल गांधी जी उस मंदिर में भी जाते हैं जहाँ पे मंदिर में जो है ड्रोन से हमला किया था, वहां पे जो है तोड़फोड़ हुई थी, उस मंदिर में भी वो जाते हैं, वहां पे पीड़ितों से भी मुलाकात करने का काम करते हैं। तो आप यहाँ पे जो है झूठ मत परोसने का काम करिए, ठीक है? आप सच्चाई को यहाँ पे स्वीकार करिए। बस अब यही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अच्छा, आपने बड़ी बड़ी बातें भी कह दी, विचारधारा की बात भी कह दी, लेकिन ये जो नंबर वाला गेम है, 542 लोकसभा में, 239 राज्यसभा में, कुल मिलाकर 781 ये आंकड़ा होता है, जिसमें जीत के लिए 391 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब ऐसे में जो 3 पार्टियां हैं वो वोटिंग से किनारा कर चुकी हैं, 12 सदस्य इसमें से यूं घटा दीजिए, बचे 669। इसमें भी जीत के लिए 385 सांसदों का समर्थन चाहिए, जो कि इंडिया अलायंस के पास तो नहीं है। फिर कैसे बात बनेगी अंश जी? विपक्ष दावे तो बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन अगर मैं सारे वोट काउंट करूं तो 324 ही बैठते हैं। कैसे होगा ये नंबर, कैसे जुटाए जाएंगे? नहीं, अगर वो यहाँ पे जो है संविधान बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, ना ही मैं ये बात आपको यहाँ पे आके बताने वाला हूँ कि कौन जो है संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन आरएसएस के लिए लड़ रहा है, और ना ही ये जो है इनके भी अगर कोई साथी तो ना ही वो टीवी पे आके बताने वाले हैं। किसी से बात हुई है क्या? इंडिया अलायंस के नेताओं की किसी से बात हुई है क्या? मतलब कुछ ऐसा क्रॉस वोटिंग, कोई ऐसा जादू, कोई ऐसा कमाल होने वाला है क्या? प्रमोद तिवारी जी ने बताया ना कि जो समर्थन हमें मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग जो है इसको हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। प्रमोद तिवारी जी ने भी आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया, बोला भी था अपने बाइट में कि जिस हिसाब से हमें सपोर्ट मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अच्छा। कोई ये बात मीडिया में आके थोड़ी ना बोलेगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो अंदर खाने सपोर्ट मिल रहा है उसके बाद ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बीजेपी का यही काम है, वो तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश रहती है, तो यही अब इंडिया अलायंस भी कर रहा है क्या? क्योंकि अपने नंबर्स तो है नहीं इतने। देखिए, सच्चाई क्या है कि सच्चाई यहाँ पे मैंने आपको जैसे बात किया, यहाँ पे हम लोग इसको विचारधारा की लड़ाई मान रहे हैं, लेकिन तो वो जो है विचारधारा की लड़ाई में एनडीए के सांसद हैं क्या?
नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग उसको विचारधारा की लड़ाई मान रहे हैं, वो उसको बेशक एक आम चुनाव मान के चले, वो बेशक एक ये सोच के चले कि रिमोट कंट्रोल का है, लेकिन आपको खुद सोचिए, जो पिछले इतने लंबे समय से बीजेपी का साथ देते आए, चाहे वो बात बीजेपी की हो या फिर वो बात हो हमारी आंध्र प्रदेश से हमारी जो है पार्टी, उनकी आप बात कर लीजिए, वो सारे जो बीजेपी का इतने लंबे समय से साथ देते आए थे, आज उन्होंने अचानक जो है किनारा कर लिया। तो हम लोग तो ये बात कह ही रहे थे कि कुछ तो आगे आगे देखते कि अब होने वाला क्या है। ये सवाल तो सब लोग अब देख रहे हैं, सब लोग पूछ ही रहे हैं। वो तो इतने लंबे समय से इनको हर चुनाव में जो है अच्छा, ये जो सपोर्ट है जिसका दावा आप कर रहे हैं, ये सपोर्ट या तो ऐसे मिल सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, या फिर ये सपोर्ट ऐसे मिल सकता है जो इससे पहले होता रहा है कि वोट खराब हो जाए। राम कुमार जी, कहीं ऐसा ही तो कोई गेम नहीं हो जाएगा? देखिए, इनको बार बार इनके पार्टियों को, इनके कार्यकर्ताओं को आरएसएस से विरोध है। क्या आरएसएस यहाँ की नहीं है? कोई क्या विदेश से आई है? मुगल थे क्या? मुगल है भी आरएसएस वाले। और इनके अपने झंडे में भी देखो भगवा इनके पीछे लगा है, पहले बीच में व्हाइट है, पीछे ग्रीन है। तो आरएसएस से कितनी नफरत है, इनको देख लीजिए कि आरएसएस लगता भारत के नागरिक ही नहीं है। और दूसरी बात, इस 70 सालों में कभी आरएसएस को कोई फंड दिया है क्या? आरएसएस अपने पैसे से, कार्यकर्ता अपने पैसे से रजिस्टर्ड है क्या? आप ये आरएसएस करती है, इन लोग नहीं कर सकते। इनका सेवा दल था, आरएसएस के समय खड़ा किया गया, पता नहीं सेवा दल कहां गायब हो गया। किस जगह आपको दिखता है सेवा करने में सेवा दल? कांग्रेस का सेवा दल आरएसएस के खिलाफ खड़ा किया गया था। तो ये सच तो जानेंगे नहीं। अभी केरल के अंदर सिंदूर लिखा गया था हिंदू मंदिर की तरफ, भगवा लगाया, वहां इनके मुंह पे चुप्पी आ गई है, मुंह पे टेप लग गया है। वहां इनकी हमारी जो प्रियंका गांधी है वहां की सांसद है, राहुल गांधी भी वहां के सांसद रह चुके, पर उस घटना पर इनको चुप्पी साध लिए हैं, भगवा का विरोध करते हैं और जयेश शाह का नाम लेते हैं, राजीव शुक्ला का नाम भूल जाते हैं। तो फेक इंडस्ट्री किसके पास है? और सवाल करेंगे पर जवाब दो तो इनको हिटलर सारी लगती है, क्योंकि सम्राट है, सोने के चम्मच वाले लोग है ना, तो इनको सवाल भी पसंद नहीं है और जवाब भी पसंद नहीं है। इस तरह की इनकी चीजें है, वो अब नहीं चलने वाली। और कर आरएसएस का कोई बात नहीं, जहां हो वहां से भी दूर हो जाओगे। अंश जी, जवाब दीजिए। नहीं, पहले बात मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये कहा कि उन्होंने आरएसएस को फंड नहीं दिया। अरे भैया, आरएसएस कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आप बताइए आरएसएस अगर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। मुस्लिम लोगों को दिया। अरे सुन लीजिए नहीं, सुन लीजिए राम कुमार जी, सुन लीजिए। कोई सेवा नहीं की है, कोई फंड नहीं दिया है, तो क्या दिक्कत है? तो अरे सुन तो लीजिए, आप सुनने की क्षमता रखिए राम कुमार जी। अच्छा, जवाब तो देना पहले। राम कुमार जी, पैसे से नहीं करते, राम कुमार अपने जी जेब से सेवा करते, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से करते। मैं आपकी झूठ क्यों बोलते हो? बता रहा हूँ। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग की आशंका है? क्योंकि नहीं, क्यों ऐसी चीज़ें क्यों बोले? हर व्यक्ति ने इतना बड़ा ये इलेक्शन है और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए जो देश का हित रखे। ऑपोजिशन की तरफ से इससे लेकर अपील भी की गई, आपके जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपील की, खासतौर पे साउथ की पार्टियों से। नहीं, सबसे की है। अरे वो तो अधिकार है ना, संविधान ने हमको अधिकार दिया है सबको वोट मांगने का। हो या फिर इंडिया अलायंस हो, हर किसी ने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुटा सकें और अब इसी का जिक्र नेता कर भी रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो समर्थन हमें मिल रहा है, जीत पक्की नजर आ रही है। ऐसा ही सुप्रिया बोल रही थी, वो बोल रही थी कि भाई सबका काम है वोट मांगना, लोगों से मिलना, तो वही हमने भी किया, वही वो भी कर रहे हैं। अपनी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट अब दोनों ही पक्ष नजर आ रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन होंगे अगले उपराष्ट्रपति या फिर बी सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा दिखाते हुए वोट होगा और क्रॉस वोट होगा, या फिर क्या कुछ वोट अमान्य हो जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन अंश, से पहले जो आप कह रहे थे अपनी बात पूरी कर लें, और सॉरी आप दोनों से, क्योंकि रिएक्शन सब तमाम आते रहेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा। अंश, अपनी बात पूरी करें आप। मैं पहले इनसे अनुरोध करूंगा बीजेपी के साथी से कि प्लीज वो दूसरों की बात को सुने, उसके बाद अपना जवाब दें। पहली बात मैं यहाँ पे कहना चाहता, हाँ, इन्होंने कहा कि फंड का, तो पहली बात तो आरएसएस को रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उनको सबसे पहली बात इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिनका आजादी की लड़ाई में
जीत तो निश्चित है, जीत में कोई बात ही नहीं है। अब विपक्ष तो अपनी हताशा निकालेगा। जी। कितना भारी अंतर रहेगा? अंतर काफी रहेगा सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आज वो पार्टी लाइन पे वोट नहीं होगी, अंतरात्मा की आवाज पर पता चल जाएगा उनको, जब व्यक्ति जाएंगे उनको पता चल जाएगा, है ना। वो सब अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। भारी जीत होने वाली है। अभी मतदान होगा और विपक्ष के अंदर अब रहा नहीं कुछ भी, वो हताश है, अभी से हताश है। सर, जयराम रमेश ने फिर से ट्वीट किया है और कहा है कि जगदीप धनखड़ जी को आज कम से कम बोलना चाहिए, क्या कारण रहा, क्यों हटाया, अब तक ये शांत बैठे हुए हैं। उनके पास यही रह गया, आज मतदान होना, आज वैसे सी बातें कर रहे हैं, रिजल्ट आने दो, उसके बाद धनखड़ साहब का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो अपना बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। वो कोई विषय नहीं है, उसमें कोई विषय नहीं है। और इस समय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सब लोग इकट्ठा हैं पूरा। उसके बाद यूपीए वाले तो हताश है, एनडीए की जीत भारी अंतर से होगी। अभी अच्छा सवाल पूछ रहे थे जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया है, पिछले 50 दिन से श्री जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित चुप्पी साध रखी है। आज जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब भी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतजार कर रहा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा उस समय दिया था जब उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों की घोर उपेक्षा की, घोर उपेक्षा पर सवाल उठाए। मोदी सरकार ने जो किया और सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार से पैदा होने वाले खतरों और बाकी मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी। आज जयराम रमेश ये उम्मीद कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ अपनी चुप्पी तोड़ें और ये बताएं कि क्यों रिजाइन किया था और क्या रीजन रहे। राम कुमार जी, यानी जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था, अंदर भारत आत्मनिर्भर का निश्चित तौर से अभूतपूर्व जीत होगी। लेकिन विपक्ष उन्होंने जो कारण से जो दिया वो उनका, उन्होंने अपने आप से दिया है और ये उनके बयान से कुछ भी शब्द निकलवाना चाहते हैं। ये ढूंढ रहे, वो बोल रहे थे ढूंढना है किसको, कहाँ गए, क्या गए, ऐसे निकलवाया जाता है। हमारे वो सर्वमान थे, उपराष्ट्रपति थे, राज्यपाल थे, हमने उनको पद पे रखा था और पद पे रहे और स्वयं उन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे ज्यादा बोलने से कोई मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात पर ये करने के लिए। लेकिन इनसे आप पूछिए ना कि अभी कह रहे थे कि ये आपने सुनी है, जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। विपक्ष क्यों बार बार ये कह रहा है? विपक्ष चाहता है कुछ और भी, इनको तमाशा करना है, न्यूज में बना रहना है, इनको वो वोटर से वोट लेने के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के पास नहीं जाना है। बस कुछ भी झूठ बोलना है और कुछ दिन बने रहना है और विक्टिम कार्ड खेलना है। इससे देश नहीं चलता है। ऐसे देश के जो वोटर है इसे वोट नहीं देते हैं। ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफा, उस पर बयान का इंतजार देश कर रहा है। जयराम रमेश का यह पोस्ट क्या कहता है, अंश जी? देखिए, ये सवाल तो हम सब लोग पिछले 50 दिनों से यही पूछ रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि वो बीमार थे, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर वो बीमार थे तो एम्स में काहे भर्ती नहीं हुए, ये सवाल हम सब लोग पूछेंगे। अगर वो बीमार थे तो एक हफ्ते के अंदर उनको आवास खाली करने का कह दिया। अरे वो व्यक्ति बीमार, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कुछ रिएक्शन है। देखते रह जाएंगे कांग्रेसी, राहुल गांधी, सारे दल, बड़ी जीत होगी। बड़ी जीत होगी, ये एनडीए के नेताओं का भी दावा है, ये इंडिया अलायंस के नेताओं का भी दावा है। हालांकि ये दावे शाम तक होते रहेंगे अंश जी, है ना, जब तक रिजल्ट सामने ना आ जाए। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पहली जैसे मैंने कहा कि अगर वो बीमार थे तो उनको आपने एक हफ्ते के अंदर आवास खाली करने का नोटिस दे दिया। दूसरा, जब वो बीमार थे उसके बाद मोदी जी उनसे मिलने तक नहीं गए। हालांकि आज की खबर ऐसी भी है कि बंगला अलॉट हो रहा है, शायद मिल गया है, ऐसा कुछ है। अरे अलॉट हो रहा है, अब वो तो करेंगे ही ना। अब उनको कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा। वो उपराष्ट्रपति थे पूर्व, तो कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा उनको। ऐसी थोड़ी ना कि कहीं पे भी छोड़ देंगे। तो उनको कुछ ना, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत ही सारा चीजें किया जाता है। उन्होंने जो है राजस्थान से पेंशन के लिए आवेदन किया, वो अलग बात है कि उन्होंने कांग्रेस के विधायक के तौर पर उन्होंने पेंशन का आवेदन किया, वो अलग बात है। लेकिन मोदी जी जो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी मिलने जाते हैं, वो उपराष्ट्रपति थे, उनसे मिलने तक नहीं गए। उन्होंने कहा कि वो अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे, मोदी जी मिलने नहीं गए। ये सवाल सब लोग पूछेंगे। ये सवाल सब लोग पूछेंगे कि भैया पूरे बीजेपी में इतना सुई पटक सन्नाटक क्यों है? उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। मोदी जी को इतने घंटे के बाद जो है ट्वीट करना पड़ता, कितने से 2 शब्द लिखने पड़ते हैं कि भैया वो अच्छे थे, और बस उसके बाद उनका शुभकामनाएं दे दी। जो मोदी जी इतने लंबी कसीदे पढ़ देते हैं कि भैया वो इतने अच्छे थे, इतना सब कुछ था, इतना सारा बखान कर देते हैं, वो 2 शब्द लिख कर अपनी बात को समाप्त कर देते
देते हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि इतना सुई टपक सन्नाटा क्यों है पूरे बीजेपी में उनके खिलाफ। और जब से ही उनका इस्तीफा हुआ तब से जो पूरी इनकी मंडली जो है उनके जो है कभी गलती गिनाने पे तुली हुई है कि भैया उन्होंने ऐसा कर दिया था, इस वजह से उन पे इस्तीफा हुआ। जो है अमित शाह जी भी जो बीच में जो पे सुप्पी साथ के बैठे हुए हैं, तो सब लोग पूछेंगे सवाल उनसे। ठीक है, अब ये सवाल जब सब उठ रहे हैं ना, सवालों का जवाब भी मिलेगा, बाकी रिएक्शंस भी तमाम सामने आ ही रहे हैं। अंश जी, राम कुमार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है, और दोनों के कैंडिडेट को लेकर आज हो जाएगा फैसला कि कौन होगा देश का 17वां उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन या फिर 20